और मेरा मानना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छी ट्रेनिंग, उपकरणों और उन उन्नत अभ्यासों की वजह से जो उन्होंने साथ में किए हैं, इतनी सक्षम है कि वे सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। लेकिन जहां उन्हें चीनी मदद की जरूरत पड़ी, वह था जिसे हम नॉन काइनेटिक क्षमताएं कहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्पेस, अंतरिक्ष क्षमता। इसका मतलब है कि आपको चौबीसों घंटे निगरानी की जरूरत होती है। और यह बात भारत के डायरेक्टर जनरल ने भी स्वीकार की थी जब ऑपरेशन पूरे हो गए थे। एक अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जिन्होंने कहा कि हाँ, वे जानते थे कि क्या हो रहा है। तो उनके पास पूरी तरह से विजिबिलिटी, दृश्यता का लाभ था, जो भारतीय पक्ष के पास नहीं था। क्योंकि यह बहुत मायने रखता है कि आपको पता हो कि दूसरी तरफ की तैनाती और स्थिति क्या है। इसी वजह से 6 से 7 मई की रात को जब हमने अपना ऑपरेशन किया और उन्होंने अपना काउंटर ऑपरेशन किया, और अगले दिन यानी 8 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तैयार थे और हमारे पास भारतीय पक्ष के सभी विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान थी और वह झूठ नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ दो बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। एक है दृश्यता और दूसरा हिस्सा है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं। ये केवल तभी संभव है जब आपके पास उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो और आप उस वायुसेना के साथ प्रशिक्षण कर रहे हो जो सबसे आगे है। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि कुछ क्षमताएं होती हैं जिन्हें नॉन काइनेटिक क्षमताएं कहा जाता है, जो काइनेटिक नहीं होती। काइनेटिक क्या है? काइनेटिक वह होता है जब आप प्रभाव डालते हैं, जब आप मिसाइल दागते हैं, जब आप बंदूक चलाते हैं, वह काइनेटिक है। एक नॉन काइनेटिक क्षमता स्पेस क्षमता जैसी होती है, जैसे जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है, जिसमें आप दूसरी तरफ के उपकरणों को जैम कर देते हैं। ये एक नॉन काइनेटिक क्षमता है और उनकी यह क्षमता बहुत अच्छी है क्योंकि 2019 में बालाकोट में भी उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत अच्छा नियंत्रण दिखाया था। तो ये सभी सबक भारतीय पक्ष को सीखने चाहिए थे। और वास्तव में मैं भारत की सैन्य नेतृत्व को दोष नहीं देता, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोग जानते हैं कि संचालन मामलों में बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। 71 के युद्ध के बाद से, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, और हमने एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बनाया था। दुनिया का आकलन था कि पारंपरिक युद्ध लड़ने की भारत की क्षमताएं पाकिस्तान की सेना से बेहतर हैं। तो मेरे आकलन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह आकलन गलत साबित हो गया। और यही कारण है कि 18 जून को फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो पहले ही खुद को जनरल से फील्ड मार्शल 5 स्टार बना चुके थे, उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। अगर मैं बीच में हस्तक्षेप करूं श्रीमान, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं मुनीर। देखिए, यह सब ऑपरेशन सिंदूर और उसके परिणाम की वजह से है। जैसा कि दुनिया ने समझा, वही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हम समझते हैं वह सब घरेलू खपत के लिए है, लेकिन दुनिया ने जैसे इसे देखा, उसी वजह से आज पाकिस्तान को अमेरिकियों से एक रणनीतिक भूमिका मिली है। और रणनीतिक भूमिका यह है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में वर्णित है और सब कुछ वहीं से निकलता है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में वे सब कुछ नहीं लिखेंगे। मुख्य बात यह है कि जहां तक 3 देशों का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में यह बहुत सरल है कि चीन को सैन्य खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक खतरे के रूप में पहचाना गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत समझदारी की बात है। जब मैं बड़ा हो रहा था, और वास्तव में अभी हाल तक, हम बात करते थे कि भारत को 2 मोर्चों पर सैन्य चुनौती का सामना करना पड़ता है, एक पश्चिम में पाकिस्तान और दूसरा उत्तर में चीन। लेकिन मैंने ऑपरेशन सिंदूर से भी पहले लिखना शुरू कर दिया था। चीनियों ने खुद को लगभग वहीं स्थापित कर लिया है जहां सिकंदर 326 ईसा पूर्व में था, जब उसे वापस लौटना पड़ा था। अब हमारे पास 2 मोर्चे नहीं हैं, हमारे पास एक ही मोर्चा है, इस मायने में कि चीन और पाकिस्तान दोनों, यानी चिन पाक, सिंधु के उस पार हैं। और इसलिए हमें 2 मोर्चों से नहीं निपटना है, हमारे पास एक ही मोर्चा है, जिस पर अगर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को कोई गंभीर खतरा हुआ तो चीनी और पाकिस्तानी दोनों एक साथ खड़े होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह बात लगभग सच साबित भी हुई है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि प्रवीण, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, खासकर शुरुआती रात में, चीन और पाकिस्तान के बीच किस तरह का सहयोग था। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपको 5 अगस्त 2019 की ओर वापस ले जा सकता हूं? हाँ। ये वही दिन है जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। और उसके बाद अगले दिन 6 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की कि अब जम्मू और कश्मीर राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और उन्होंने कहा कि पीओके जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा होगा और अक्साई चिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा होगा। यह बात चीनियों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि वे अक्साई चिन पर भौतिक रूप से कब्जा किए हुए हैं।
इसलिए जैसे ही नक्शे सामने आए या बनने वाले थे, जयशंकर विदेश मंत्री 11 अगस्त को वे चीन गए, अपने समकक्ष वांग यी से मिले और उन्हें समझाया कि देखिए, हम जो नक्शे पर कर रहे हैं उससे जमीन पर कुछ भी नहीं बदलेगा। ये ना तो नियंत्रण रेखा को प्रभावित करेगा, न ही वास्तविक नियंत्रण रेखा को। लेकिन चीनियों ने कहा, नहीं, आप जो कर रहे हैं वह मानचित्रण आक्रामकता है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। तो सब कुछ वहीं से शुरू होता है। और ये कैसे शुरू होता है कि इस तारीख के बाद से, क्योंकि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत गहरा पर्यवेक्षक रहा हूं और मैं इसके बारे में लिखता भी रहा हूं कि दो बदलाव हुए। पहला बदलाव राजनीतिक स्तर पर था, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर चीन के किसी भी अधिकारी तक। जब भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की तो सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करेगा। और जो लोग सैन्य पक्ष को बारीकी से देख रहे थे उन्होंने यह जरूर महसूस किया होगा, पाकिस्तान वायुसेना और चीनी वायुसेना के बीच जो अभ्यास होते थे वे वास्तव में 2012 में शुरू हुए थे, लेकिन 2019 के बाद वे बहुत उन्नत हो गए। तो ये बहुत स्पष्ट था कि अगर कोई और संकट आता है या कोई समस्या होती है तो चीनी पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे, मजबूत चट्टान की तरह। लोहे की तरह। क्या आपने तब भी इसकी कल्पना की थी हाँ, कि पाकिस्तानी कंट्रोल रूम में चीनी कमांडर बैठेंगे और वास्तव में हमारे विमानों के खिलाफ मिसाइलों को निर्देशित करेंगे और विमानों को, चीनी विमानों को हमारे विमानों के खिलाफ निर्देशित करेंगे? हमें बताइए कि भारत के संदर्भ में युद्ध की स्थिति में इस नए पाकिस्तान चीन सैन्य संबंध के प्रकट होने के बारे में क्या हुआ? आप जानते हैं मेरी समझ थोड़ी अलग है। मेरी समझ, जिसे मैंने अपनी किताब द लास्ट वॉर में भी लिखा है जो 2022 में आई थी, यह है कि पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छी ट्रेनिंग, उपकरणों और उन उन्नत अभ्यासों की वजह से जो उन्होंने साथ में किए हैं, इतनी सक्षम है कि वे सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। लेकिन जहां उन्हें चीनी मदद की जरूरत पड़ी वह था जिसे हम नॉन काइनेटिक क्षमताएं कहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्पेस, अंतरिक्ष क्षमता। इसका मतलब है कि आपको 24 घंटे निगरानी की जरूरत होती है। और यह बात भारत के डायरेक्टर जनरल ने भी स्वीकार की थी जब ऑपरेशन पूरे हो गए थे। एक अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जिन्होंने कहा कि हाँ, वे जानते थे कि क्या हो रहा है। तो उनके पास पूरी तरह से विजिबिलिटी, दृश्यता का लाभ था जो भारतीय पक्ष के पास नहीं था, क्योंकि यह बहुत मायने रखता है कि आपको पता हो कि दूसरी तरफ की तैनाती और स्थिति क्या है। इसी वजह से 6 से 7 मई की रात को जब हमने अपना ऑपरेशन किया और उन्होंने अपना काउंटर ऑपरेशन किया, और अगले दिन यानी 8 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तैयार थे और हमारे पास भारतीय पक्ष के सभी विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान थी और वह झूठ नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ दो बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। एक है दृश्यता और दूसरा हिस्सा है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं। ये केवल तभी संभव है जब आपके पास उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो और आप उस वायुसेना के साथ प्रशिक्षण कर रहे हो जो सबसे आगे है। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि कुछ क्षमताएं होती हैं जिन्हें नॉन काइनेटिक क्षमताएं कहा जाता है, जो काइनेटिक नहीं होती। काइनेटिक क्या है? काइनेटिक वह होता है जब आप प्रभाव डालते हैं, जब आप मिसाइल दागते हैं, जब आप बंदूक चलाते हैं, वह काइनेटिक है। एक नॉन काइनेटिक क्षमता स्पेस क्षमता जैसी होती है, जैसे जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है, जिसमें आप दूसरी तरफ के उपकरणों को जैम कर देते हैं। ये एक नॉन काइनेटिक क्षमता है और उनकी ये क्षमता बहुत अच्छी है क्योंकि 2019 में बालाकोट में भी उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत अच्छा नियंत्रण दिखाया था। तो ये सभी सबक भारतीय पक्ष को सीखने चाहिए थे। और वास्तव में मैं भारत की सैन्य नेतृत्व को दोष नहीं देता, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोग जानते हैं कि संचालन मामलों में बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। युद्ध के मामलों में जब आप विषय को नहीं समझते लेकिन फिर भी पूरी चीज को संचालित करने लगते हैं तो समस्याएं आ सकती हैं। अब इसी संदर्भ में मैं चाहूंगा कि एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए ध्यान को सैन्य कारकों से राजनीतिक कारकों की ओर मोड़ें। उस शुरुआती रात के बाद भारतीय वायुसेना ने दावा किया कि उन्हें बड़ी सफलताएं मिली हैं अगले कुछ दिनों में। हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह विफल रहे, क्योंकि पाकिस्तानियों और चीनियों ने ठीक अगले ही दिन एक साथ आकर कदम उठाया, पहलगाम, और एक बयान जारी किया जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से जारी किया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने उस घटना की निंदा की जो पहलगाम में हुई थी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन, वित्त पोषण, हथियारों की आपूर्ति या प्रायोजन कर रहा है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और चीन के समर्थन के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और तब से किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। किसी ने नहीं, सिवाय तालिबान अफगानिस्तान के, जिनकी खुद की पाकिस्तान और नरसंहारकारी इजराइल से समस्या है। ये कूटनीति की पूरी तरह से विफलता है।
अब इस संदर्भ में यह देखते हुए कि श्री मोदी ने घोषणा की थी कि ऑपरेशन सिंदूर अनिश्चितकालीन रहेगा, आपको क्यों लगता है कि वे कुछ दिन पहले हुए लाल किले के विस्फोट को लेकर इतने संकोच में हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ है वह यह है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कुछ रेड लाइंस तय कर दी थी। पहली बात, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका हुआ है। दूसरी बात जो उन्होंने कही और जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो मेरी राय में अगर उन्होंने यह कह दिया होता कि दिल्ली की यह घटना एक विस्फोट है, यह विस्फोट, इसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है, इसका मतलब यह है कि फिर भारत की जनता विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उनसे पूछती कि अब यह युद्ध की कार्रवाई है, तो अब आप कार्रवाई करें। तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि आपने सही कहा, उसका एक सैन्य पहलू है। दूसरी बड़ी बात जो हुई है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं वह यह है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि काफी बढ़ गई है और इसके पीछे एक कारण है। तो यही कारण है मेरी राय में जिसे बहुत ही सावधानी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, और अगर आप चाहें तो मैं इसे समझा सकता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ी देर बाद समझाएं, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसमें एक तीसरा पहलू जोड़ना चाहता हूं। जब से ट्रंप प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की घोषणा की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब यह केवल चिन पैक्ट नहीं रह गया है, बल्कि टिन पैक, हम यानी चीन, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक तरह से एक साथ हैं, एक ऐसी इकाई के रूप में जो हमारे किसी भी सैन्य कार्रवाई का विरोध करेगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सिर्फ इसलिए नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में क्या लिखा है जिसे आप हमें समझाएंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि श्री ट्रंप भारत से खास तौर पर नाराज नजर आते हैं। इसलिए कि भारत ने यह स्वीकार नहीं किया कि युद्ध विराम में मध्यस्थता उन्हीं ने की थी, और यही मूल कारण है कि अमेरिका में पाकिस्तान की प्रोफाइल को बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रोफाइल को घटा दिया गया है। तो हमें चिन पाक अस यानी चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के बारे में बताइए। ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में 1971 के युद्ध के बाद से, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, और हमने एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बनाया था। दुनिया का आकलन था कि पारंपरिक युद्ध लड़ने की भारत की क्षमताएं पाकिस्तान की सेना से बेहतर है। तो मेरे आकलन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह आकलन गलत साबित हो गया, और यही कारण है कि 18 जून को फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो पहले ही खुद को जनरल से फील्ड मार्शल 5 स्टार बना चुके थे, उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। अगर मैं बीच में हस्तक्षेप करूं श्रीमान, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं मुनीर। देखिए, यह सब ऑपरेशन सिंदूर और उसके परिणाम की वजह से है। जैसा कि दुनिया ने समझा वही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हम समझते हैं वह सब घरेलू खपत के लिए है, लेकिन दुनिया ने जैसे इसे देखा उसी वजह से आज पाकिस्तान को अमेरिकियों से एक रणनीतिक भूमिका मिली है। और रणनीतिक भूमिका यह है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में वर्णित है और सब कुछ वहीं से निकलता है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में वे सब कुछ नहीं लिखेंगे। मुख्य बात यह है कि जहां तक 3 देशों का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में यह बहुत सरल है कि चीन को सैन्य खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक खतरे के रूप में पहचाना गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत समझदारी की बात है। अमेरिका को आकर्षित करने के लिए। अमेरिका, हाँ, जो कि बहुत समझदारी की बात है, लेकिन यह आगे विचार करने का विषय है। पर यह वही बिंदु है जिसे चीन के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में रखा गया है, जो कि एक बड़ी बात है। इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यूएसए की यूएसए की। नहीं, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कहा जाता है। हाँ, तो ये एनएसएस है। हाँ, तो यह व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया जाता है साल में एक बार। तो उन्होंने चीन को एक आर्थिक चुनौती के रूप में वर्णित किया है। माफ कीजिए, खतरा नहीं, आर्थिक चुनौती, यही सही शब्द है। कैस, क्योंकि मैंने आपको इस विषय पर सुना है तो मैं आपसे इसे दोहराने के लिए कह रहा हूं। हाँ, पाकिस्तान की शक्तिशाली सैन्य प्रोफाइल बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने ईरान को भी एक प्रमुख सैन्य खतरे के रूप में पहचाना है। हाँ, और इसलिए एनएसएस के तहत पाकिस्तान उनके लिए सैन्य दृष्टि से भारत की तुलना में अधिक मायने रखता है। देखिए, सबसे पहले जहां तक ईरान का सवाल है, पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में मैं पश्चिमी गोलार्ध की बात नहीं कर रहा, वह पूरी तरह से अलग विषय है। हाँ, मैं हमारे क्षेत्र या वास्तव में बाकी दुनिया की बात कर रहा हूं। केवल एक देश को पूरी तरह से दुश्मन के रूप में पहचाना गया है, और वह है ईरान, और ईरान की पाकिस्तान के साथ सटी हुई सीमा है। पाकिस्तानी और ईरानी एक दूसरे को समझते हैं। वे मुस्लिम राष्ट्र हैं और पाकिस्तान मध्य पूर्व को समझता है। अब राष्ट्रपति ट्रंप की आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह इजराइल के खिलाफ बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में इजराइल लॉबी है। वास्तव में कई टिप्पणीकार सही कह रहे हैं, और मैं उनसे सहमत हूं कि ऐसा लगता है कि नेतन्याहू कम से कम मध्य पूर्व के मामले में अमेरिका की विदेश नीति चला रहे हैं। अब यहां तो उनके लिए रास्ता यह है कि वे इस पर नजर रखें कि क्या हो रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो किया है
तीन क्षेत्र जिन्हें हमने अलग अलग क्षेत्र के रूप में देखा था, जिसमें मध्य पूर्व शामिल है। हम इसे पश्चिम एशिया भी कहते हैं। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया, ये एक हो गए हैं। यूरेशिया भूभाग में एक बहुत बड़ा हिस्सा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनवरी के महीने में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली आ रहे हैं, और यह पहली बार है, जितना मुझे याद है, कि ऐसा हो रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जो दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए विशेष दूत के रूप में है। तो यह इसी वजह से है क्योंकि इस क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उस पर मुख्य सलाहकार पाकिस्तान होना चाहिए, और वहां आसिफ मुनीर की प्रोफाइल बढ़ गई है। ट्रंप चाहे जितना भी उन्हें पसंद करें, वह आसिफ मुनीर से हर दिन बात नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति उनसे नियमित रूप से बात करेगा वह सर्जियो घोर है। असल में मैंने अपने एक शो में तर्क दिया है कि भारत में उनके पास करने के लिए बहुत कम है, क्योंकि भारत में और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भी इसकी पुष्टि करती है कि भूमिका केवल व्यावसायिक सौदों तक ही सीमित है, और व्यावसायिक सौदा, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति क्या होगी, इसका इंतजार करने और देखने के बजाय कुछ ही हफ्तों में हमने देखा 20 जनवरी को वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके थे, और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी तब व्हाइट हाउस में थे, संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर कर रहे थे। और संयुक्त बयान में जो हमने हस्ताक्षरित किया उसमें बिना उनकी मांग के हमने उन्हें मिशन 500 की पेशकश कर दी। अब इसका मतलब यह है कि आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13,940 अरब डॉलर है। हमने यह वादा किया है कि अगले 3 वर्षों में यानी 2030 तक हम इसे ले जाएंगे। माफ कीजिए, अगले 5 वर्षों में यानी 2030 तक हम इसे 500 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। दूसरे शब्दों में ऊर्जा, मुख्य चीजें, ऊर्जा रक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, फिर बड़ी टेक्नोलॉजी जो कि आर्टिफिशियल है, और सब कुछ अमेरिका से आएगा। तो मेरी राय में सर्जियो घोर का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होगा कि मिशन 500 सही रास्ते पर है। जहां तक रणनीतिक भूमिका की बात है, वह मध्य एशिया पर नजर रखेंगे, वह मध्य पूर्व पर नजर रखेंगे। वहां उनके पास एक दूत है, स्टीव विटकॉफ। लेकिन अगर आपके पास यही दिल्ली में